नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अभी, इफ द पॉइंट ये बाद में पॉइंट बी आर द 2 पॉइंट्स, फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कल 2 प्रॉब्लम हुए थे, एक प्रॉब्लम बताया था, एक प्रॉब्लम आपने होमवर्क किया, उसी टाइप प्रॉब्लम है ये। तो फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। अब देखो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मैक्सिमम 28 स्टूडेंटों ने, जो 28 स्टूडेंट है वहाँ पे गर्ल्स भी आ गए और बॉयज भी आ गए। यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, हो सकता है कि कल के प्रॉब्लम में किसी को स्पेलिंग समझ में नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि फुट की स्पेलिंग समझ में नहीं आए। ओके, स्पेलिंग समझ में नहीं आई, लेकिन पढ़ाते वक्त तो मैंने कई बार वहाँ पे वीडियो में कहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो 8 ने वहाँ पे प्रॉब्लम में फ्रोट लिखा है, किसी ने फ्रोट लिखा FROT, FROT है, कोई 2-4 लड़कियां हैं, कोई ने FORT फोर्ट लिखा है, फोर्ट, किसी ने FROT ऐसा लिखा है। अबे एवढी अक्कल नाही आहे तुम्हाला, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सांगून राहिलो तर फुटची स्पेलिंग काय असेल, नाही स्पेलिंग समजली। हाँ, फ्रोट तो नहीं म्हटलं मी शिकवताना, फ्रोट सांगितलो का, बताया मैंने पढ़ाते वक्त कि फ्रोट, फोर्ट या फोर्ट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्रोनाउंस तो देखते जाओ। हाँ, कोई एक लड़की है, डायग्राम निकाल दिए हैं, ऐसा डायग्राम निकाल दिए हैं, और जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर था क्यू, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू, उसने डायग्राम में क्यू लिखा ही नहीं। भाई क्यू लिखा नहीं तो तुमने कोऑर्डिनेट फिर कैसे फाइंड किए? तो देखो यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी, सबसे पहले डायग्राम कैसी रहेगी, पहले पूरा प्रॉब्लम देख लो क्या है। तो ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा, बी पॉइंट कहाँ पे रहेगा, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पे ये वाले प्रॉब्लम में दिया नहीं है कि कौन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कल के प्रॉब्लम में था M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पहले प्रॉब्लम में, सेकंड प्रॉब्लम में Q इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये वाले प्रॉब्लम में नहीं है, हम कंसिडर करेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो देखो हमने एक परपेंडिकुलर निकाल दिए हैं, हमने कंसिडर किए M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, प्रॉब्लम में नहीं है, कल के प्रॉब्लम में था। जब प्रॉब्लम में रहता है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, तो वहां पे आप लिख दो जो प्रॉब्लम में रहता है। ये वाले प्रॉब्लम में नहीं दिया है कि कौन सा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लेना है, हमने लिख दिया है। ये परपेंडिकुलर कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द पॉइंट बी, यहां से निकालना है, फ्रॉम द पॉइंट बी। यहाँ पे रहेगा बी पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट रहेगा, फ्रॉम द पॉइंट बी। बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 4 5 6, 4 5 6 है। ओके, फिर फ्रॉम द पॉइंट बी टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, जॉइनिंग द पॉइंट ओरिजिन, इसको अंडरलाइन कर दो, जॉइनिंग द पॉइंट ओरिजिन, किसको ज्वाइन करना है, ओरिजिन, यानी यहाँ पे है ओरिजिन और यहाँ पे है ये, यहाँ पे है ये, ऐसी डायग्राम है। ये का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0 0 0। ओके, ये हो गई आपकी डायग्राम, प्रॉब्लम के हिसाब से डायग्राम हो गई। ओके, तो आपको BM का डायरेक्शन रेशो निकालना पड़ेगा, OA का डायरेक्शन रेशो निकालना पड़ेगा। ये बनेगा आपका x1 y1 z1, ये हो जाएगा आपका x2 y2 z2। OA का डायरेक्शन रेशो निकालना पड़ेगा। यह आपको M का डुप्लीकेट कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। फिर BM का डायरेक्शन रेशो, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका z1। जब आपको M का डुप्लीकेट कोऑर्डिनेट मिलेगा तो ये हो जाएगा x2 y2 z2। M डिवाइड OA इन द इंटरनल इन द रेशो लैम्डा इज टू 1, इस टाइप की ये डायग्राम हो जाती है। अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके,
ये पॉइंट और बी पॉइंट है, 2 पॉइंट्स। फाइंड आउट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। प्रॉब्लम में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, लेकिन किसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करना है ये प्रॉब्लम में नहीं था। जैसे कल के 2 प्रॉब्लम में था, हमने रिप्रेजेंट कर दिए। लेट एम बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां से निकालना है? फ्रॉम द पॉइंट बी। हमने बी से निकाला है। ओके, ज्वाइन किसको करना है? ज्वाइन ओरिजिन एंड ये, ओरिजिन ओ और ये, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0। अब प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद यहां पे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अच्छे तरह से उस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी 16/7 सॉल्व करने के बाद। और यम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये आपको मिलेगा 16/7, 32/7 और 48/7। डिनोमिनेटर इक्वल रखना पड़ेगा। तो सॉल्व कर दो इसको आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आप लैम्डा भी रख सकते हो या के भी रख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो दैट नो लाइन इन स्पेस, नो लाइन इन स्पेस can make an angle of pi/6 and pi/4 with x axis and y axis respectively। क्वेश्चन क्या है, क्या बता रहा है? जैसा यहाँ पे ये 3D की डायग्राम रहती है, यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे y रहता है, यहाँ पे z रहता है। ओके, ये x एक्सिस के साथ pi/4 का एंगल है, y एक्सिस के साथ नहीं, x एक्सिस के साथ है pi/6 और इसके साथ है pi/4 का एंगल। pi/6 ऑन x एक्सिस, pi/4 ऑन y एक्सिस। उसका क्या कहना है कि ये जो 2 एंगल के बीच में आपको एक कोई भी एक लाइन निकलती है। ऐसे जब हम क्यूब निकालते हैं, एक क्यूब का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसका कहना है कि pi/6 और pi/4 जब एंगल 2 एक्सिस के पास हमें जब एंगल मिलता है, तो यहां से कोई भी लाइन नहीं निकलेगी। सो दैट नो लाइन इन स्पेस, इनके स्पेस में, इनका जो स्पेस है, इनके स्पेस में आपको कोई भी लाइन नहीं मिलेगी। नो लाइन इन स्पेस कैन मेक एन एंगल ऑफ pi/6 एंड pi/4। तो pi/6 और pi/4 दोनों एंगल x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर है, या x एक्सिस है y एक्सिस के साथ हमें मिल गया है। तो 2 एंगल के मिडल में आपको यहाँ पे लाइन नहीं मिलेगी। ये प्रूव करना है, ये सो दैट करना है। तो इनके स्पेस में या इन दोनों के मिडल में, इन दोनों के मिडल में या इनके स्पेस में लाइन कब नहीं मिलेगी? जब थर्ड एंगल या थर्ड एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल निगेटिव मिलेगा, जेड एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल निगेटिव रहता है, तो इन दोनों के मिडल में कोई भी लाइन नहीं रहेगी। यानी सो दैट नो लाइन इन स्पेस, इन 2 एंगल के स्पेस में कोई भी लाइन नहीं मिलेगी। ये हमें सो दैट करना है। तो ये कब सो दैट होगा? जब जेड एक्सिस के पास, ये जेड एक्सिस के पास अगर कोई एंगल निगेटिव रहता है, तब हम कहेंगे देयर इज नो लाइन इन स्पेस। तो हमें जेड एक्सिस के लिए हमें निगेटिव एंगल मिलना चाहिए। तो देखो स्टेटमेंट लिखते हैं हम, लेट अल्फा बीटा गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स मेड बाय a line with positive direction of x, y, z axis रिस्पेक्टिवली लिख दो आप। क्या लिखा मैंने? लेट अल्फा बीटा गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स मेड बाय लाइन
विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, आपको लिखना है रिस्पेक्टिवली। ओके, गिवन, अब गिवन देख लो प्रॉब्लम में क्या गिवन है। गिवन ये π/6 विथ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पास कौन सा एंगल रहता है रे? अल्फा। गिवन अल्फा इज इक्वल टू π/6 है ना, ये अल्फा मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस, बीटा मेड बाय लाइन विथ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए हमारे पास है, वाई एक्सिस के पास कौन सा एंगल रहता है? बीटा। बीटा है हमारे पास π/4। ओके, तो आपको बताया था ये अल्फा है, ये अल्फा के साथ हमें कॉस अल्फा मिल जाएगा। देयरफॉर क्योंकि थर्ड एंगल निकालने के लिए हमारे पास अल्फा एंगल है, हमारे पास बीटा एंगल है। अगर थर्ड एंगल निकालना है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या बताया मैंने कि अल्फा एंगल है, बीटा एंगल है, या अल्फा बीटा तीनों एंगल है, तीनों में से कोई भी दो एंगल हमारे पास है और थर्ड एंगल निकालना है थर्ड एक्सिस के साथ, तब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई, कॉस अल्फा यानी कौन? कॉस π/6, कॉस π/6 यानी क्या होता है? कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू रहती है √3/2 कॉस 30। ओके, यहां से हम निकालेंगे कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है? π/4, कॉस बीटा यानी π/4, इनका वैल्यू रहता है 1/2। वही लो, अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या बताया मैंने कि कॉस अल्फा कॉस बीटा या तीनों में से कोई भी दो एंगल रहते हैं, एक एंगल निकालने के लिए फार्मूला, कौन सा फार्मूला? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू है 1/√2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6, 6 + 4 10, 10/8, 6 4 10/8 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से कितना रहेगा? 5/4, 5/4 उसको ट्रांसफर कर दो। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 5/4, 1 - 5/4, 5/4 यहाँ से आ गया ना, इसको सिंप्लीफाई करने से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा? -1/4, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर गामा और यहाँ पे है -1/4, तो माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर वो +1/4 रहता, +1/4 रहता तो कॉस गामा की वैल्यू मिलती 1/2 और -1/2 जो एक प्रॉब्लम में हमें मिला था। ओके, तो ये माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे कॉस गामा नहीं है, कॉस स्क्वायर गामा है, तो यहाँ पे हम माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, तो लिखना पड़ेगा दिस इज नॉट पॉसिबल एंड कॉस गामा कैन नॉट बी निगेटिव एंड कॉस गामा कैन नॉट बी निगेटिव। हमें क्या कॉस गामा निगेटिव नहीं चाहिए, जो हमें निगेटिव मिल रहा है। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा दिस सो दैट देयर इज नो लाइन इन स्पेस, ऐसा ले। इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा? दिस सो दैट देयर इज नो लाइन इन स्पेस कैन मेक्स एन एंगल ऑफ π/6 एंड π/4 विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्ट। पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ से, नो लाइन इन स्पेस। दिस सो दैट देयर इज नो लाइन इन स्पेस से यहाँ तक जैसा है वैसा लिख दो एज इट इज। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम।
1 तारीख से क्लास ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा और ऑनलाइन भी। तो जिनको क्लास में, ट्यूशन क्लास में ऑफलाइन में आना है, सबके लिए कंपलसरी नहीं। जिनको क्लास में कंपलसरी नहीं रहेगा, ऑफलाइन जिनको आना है ट्यूशन क्लास में वो आ सकते हैं, उनको ऑफलाइन पढ़ाऊँगा। जिनको लगता है कि भाई थोड़ी दिक्कत हो रही है वीडियो पे, तो अगर ट्यूशन में क्लास में बैठेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, जो ऑफलाइन नहीं, जिनको लगता है कि हम नहीं जाएंगे ऑफलाइन, ट्यूशन क्लास में नहीं जाएंगे, तो फिर उनके लिए रहेगा ऑनलाइन। जैसे अभी गजबे सर वगैरह ले रहे, तो ऑनलाइन रहेगी। फिर जिनको ऑफलाइन या ट्यूशन क्लास में आने की दिक्कत रहेगी उनके लिए ऑनलाइन। फिर और थर्ड ऑप्शन, जिसको ऑफलाइन से भी दिक्कत है, यानी जो आ नहीं सकते, ऑनलाइन से भी दिक्कत ऐसी रहेगी कि कोई रूरल एरिया में जैसा सोमलवाड़ा है या सालेभाटा है, पिंपड़गांव, सेलोटी वगैरह, किन लोगों को, कोई बच्चों को कवरेज नहीं मिलता इंटरनेट का, तो ऑनलाइन पे अच्छे तरह से नहीं रह सकेंगे। तो जो बच्चों को ऑनलाइन की दिक्कत रहेगी और जिसको ऑफलाइन की भी दिक्कत रहेगी, वो पर्सनली मुझे कॉल करते हैं। अपने प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। 1 तारीख से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस रहेगी। जिनको आना है ऑफलाइन में वो आ सकते हैं, जिनको नहीं आना है तो उनके लिए ऑनलाइन रहेगा। ओके। और जिनको कवरेज नहीं मिलेगा ऑनलाइन के लिए, वो मुझे कॉल करके बताए कि भाई हमको कवरेज नहीं मिल रहा है ऑनलाइन का, तो अब क्या करना है, तो उनका भी सॉल्यूशन निकाल देंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको 1000 रुपीज फीस जमा करनी है 25 तारीख से 30 तारीख तक ओनली। 25 से 30 तारीख तक इनके मिडल में आपको 1000 रुपीज फीस करना है, जमा करना है। ये वाला लेसन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में लाइन लेसन स्टार्ट हो जाएगा। लाइन लेसन ये 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। 20 तारीख तक लाइन लेसन ख़त्म हो जाएगा। बाद में उसके बाद में प्लेन लेसन 1000 रुपीज फीस जमा करने के बाद। और 25 तारीख से ये जो आपका मेन पहला वाला ग्रुप है वो ग्रुप चेंज हो जाएगा, क्योंकि जिनकी फीस जमा होगी उसको ही ग्रुप में ही ऐड करूँगा मैं, वही ग्रुप में रहेगा। वो वाला ग्रुप 25 तारीख से कैंसिल हो जाएगा, जो अभी जहाँ पे मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, फार्मूले के लिस्ट में लिख दो। फार्मूले के लिस्ट में जो भी आपकी लिस्ट है फार्मूले की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, जो भी नंबर है, बाय फाइंडिंग डायरेक्शन रेशोज if two vectors or two lines are perpendicular, then पोजीशन वेक्टर ए क्रॉस पोजीशन वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा यूनिट वेक्टर आई जे के, यूनिट वेक्टर के, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर रिलेशन में क्रॉस प्रोडक्ट का ये फार्मूला है।
अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें फाइंडिंग द डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो निकालने की कंडीशन यहाँ पे है डायरेक्शन रेशो। वैसे डायरेक्शन रेशो निकालने का फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन रेशो कब निकालना है कि जब टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर और टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइन और दो लाइन या दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन रेशो निकालना है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। देखो डायरेक्शन रेशो निकालने के दो फार्मूले, कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स है डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन रेशो कब निकालना है जब दो लाइन या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तब, ये वाला फार्मूला। और ये वाला फार्मूला कब था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, जब दो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इफ टू लाइंस आर पासिंग थ्रू द पॉइंट, तब ये वाला फार्मूला कब जब दो लाइन या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन रेशो चाहिए तो ये वाला फार्मूला है। नेक्स्ट जो भी नंबर है फार्मूले का, फ्रॉम गिवन डायरेक्शन रेशो वी कैन गेट पोजीशन वेक्टर। फ्रॉम गिवन डायरेक्शन रेशो, अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशो है तो उससे हम पोजीशन वेक्टर भी बनाते हैं। एग्जांपल, इफ 2, 3, 4 आर डायरेक्शन रेशो, अगर ये डायरेक्शन रेशो है आर डायरेक्शन रेशो, देन तो इससे पोजीशन वेक्टर बना, देन पोजीशन वेक्टर ये इज इक्वल टू 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस 4 यूनिट वेक्टर के। ये डायरेक्शन रेशो निकालने का फार्मूला है। इसके ऊपर भी डायरेक्शन रेशो निकालने का फार्मूला था। ये डायरेक्शन रेशो निकालने का फार्मूला, ये क्रॉस प्रोडक्ट का भी फार्मूला है और ये डायरेक्शन रेशो का भी फार्मूला, अगर डायरेक्शन रेशो निकालना है। लेकिन कब, जब दो लाइन परपेंडिकुलर रहेंगी या दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेंगे और हमें डायरेक्शन रेशो चाहिए तब ये वाला फार्मूला है। फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन रेशो, अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशो गिवन है तो वहां से हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, वी कैन गेट पोजीशन वेक्टर। तो जैसा ये हमने एग्जांपल लिखा, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, इफ 2, 3, 4 आर द DRH यानी डायरेक्शन रेशो, अगर हमारे पास 2, 3, 4 ये डायरेक्शन रेशो है तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर हमने बनाए हैं। पोजीशन वेक्टर ये इज इक्वल टू 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस 4 यूनिट वेक्टर के। नेक्स्ट नंबर थर्ड फार्मूला लिखो, फार्मूले के लिस्ट में लिखना है आपको। नंबर थर्ड, फ्रॉम गिवन पोजीशन वेक्टर वी कैन गेट डायरेक्शन रेशो। अब रिवर्स हो गया फार्मूला, देखो अब फ्रॉम गिवन, अगर हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है तो वहां से हम डायरेक्शन रेशो भी निकालते हैं और हमारे पास डायरेक्शन रेशो है तो वहां से पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। देखो रिवर्स प्रोसेस कैसी है, अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशो है तो हम वहां से पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। जैसा ये डायरेक्शन रेशो है तो इस डायरेक्शन रेशो से हमने पोजीशन वेक्टर बनाया है और यहाँ पे हमने लिखा है अगर हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है तो वहां से हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ पोजीशन वेक्टर P 3 यूनिट वेक्टर आई माइनस 4 यूनिट वेक्टर जे माइनस यूनिट वेक्टर के, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर से हमें डायरेक्शन रेशो निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्शन रेशो इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1। डायरेक्शन रेशो से पोजीशन वेक्टर बनाओ और पोजीशन वेक्टर से डायरेक्शन रेशो निकाल दो, ऐसा ये फार्मूला है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों फार्मूले के लिस्ट में लिख दो।
प्रॉब्लम लिख दो, फाइंड DRS। DRS यानी क्या होता है? डायरेक्शन रेशो। वहां पे लिख दो फाइंड डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर और लाइन which is perpendicular to two lines, which is perpendicular to lines whose direction ratios are -2, 1, -1 and -3, -4, 2, -3, -4, 2, सॉरी -3, -4, 1। देखो ये वाला प्रॉब्लम, अब इस फार्मूला बताया आपको, फाइंड द डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो निकालना है, कब निकालना है? ऑफ अ वेक्टर और लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, विच इज परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। तो जिनका डायरेक्शन रेशो निकालना है उनके टू लाइंस परपेंडिकुलर है, और जो दो लाइन परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशो भी आपके पास है। यानी कैसा है? देखो प्रॉब्लम में एक बार देख लो, फाइंड डायरेक्शन रेशो ऑफ अ वेक्टर और लाइन। ऐसे वेक्टर ऐसे लाइन का डायरेक्शन रेशो निकाल दो विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है टू द टू लाइंस। ऐसे लाइन का फाइंड द डायरेक्शन रेशो ऑफ अ वेक्टर और लाइन। डायरेक्शन रेशो ऐसे वेक्टर का ऐसे लाइन का निकाल दो जो दो वेक्टर या दो लाइन क्या है रे? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो अभी बताया कि डायरेक्शन रेशो निकालने के हमारे पास दो फार्मूले हैं। पहला जो फार्मूला हुआ था x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, वो वाला फार्मूला, वहां पे कोई परपेंडिकुलर नहीं रहता। वो फार्मूला कब है? इफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, ऐसा है वो वहां पे फार्मूला। यहाँ पे क्या है? फाइंड डायरेक्शन रेशो ऑफ अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, जहां पे दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहते हैं और डायरेक्शन रेशो निकालना है, तो उसका ये वाला फार्मूला जो अभी आपको मैंने बताया। अब ये वाला प्रॉब्लम भी देखो कैसा है, दो लाइन तो परपेंडिकुलर है, जो दो लाइन परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशो भी है, यानी डायरेक्शन रेशो है और डायरेक्शन रेशो निकालना है। देखो क्या बताया मैंने, प्रॉब्लम में डायरेक्शन रेशो है और डायरेक्शन रेशो निकालना है। जिनका डायरेक्शन रेशो है वो दो लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसा ये प्रॉब्लम है। तो पहले क्या करेंगे, फार्मूला तो आपके पास है, अभी बताया मैंने, पोजीशन वेक्टर ये, क्रॉस पोजीशन वेक्टर भी यहाँ पे, ये वाला फार्मूला और किसके पास है? क्रॉस वेक्टर के पास है। ओके, अब ये वाला फार्मूला डायरेक्शन रेशो के साथ कि जहाँ पे दो वेक्टर दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है, और जो दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है, जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है, उसका डायरेक्शन रेशो भी हमारे पास है। डायरेक्शन रेशो है और डायरेक्शन रेशो निकालना है। देखो प्रॉब्लम कैसा है। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, पोजीशन वेक्टर ये और पोजीशन वेक्टर बी। तो अब इस बार और फिर सेकंड और थर्ड फार्मूला कैसे बताया कि अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशो रहता है तो वहां से हम पोजीशन वेक्टर भी बनाते हैं। तो यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर ये, और यहाँ से हम बनाएंगे पोजीशन वेक्टर बी। अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन रेशो रहता है तो वहां से वी कैन गेट पोजीशन वेक्टर, और इफ वी हैव पोजीशन वेक्टर और हमारे पास अगर पोजीशन वेक्टर है तो वहां से हम डायरेक्शन रेशो भी निकालेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन DRS डायरेक्शन रेशोज आर -2, 1, -1 एंड -3, -4, 1। लेट इस डायरेक्शन रेशो से हमें पोजीशन वेक्टर बनाना है। पोजीशन वेक्टर ये, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर ये, यहाँ से बना -2 यूनिट वेक्टर आए,
प्लस यूनिट वेक्टर जे माइनस यूनिट वेक्टर के, वहां से पोजीशन वेक्टर बी बनाएंगे -3i -4j प्लस यूनिट वेक्टर के। ओके, नाउ पोजीशन वेक्टर ये क्रॉस पोजीशन वेक्टर पी, यहां पे यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के, यहाँ पोजीशन वेक्टर ये का कोएफिशिएंट -2 1 -1 -3 -4 1। सॉल्व कर दो इसको, यूनिट वेक्टर आई, इसका रो और कॉलम चला गया 1, मिडल में रहेगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 4 -j। ओके, ये जे इनका रो और कॉलम चला गया तो -2, मिडल में माइनस, और ये 3 माइनस माइनस प्लस, फिर यूनिट वेक्टर के इसका रो और कॉलम चला गया तो ये मिडल में रहेगा -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाता है -3i माइनस माइनस प्लस 5j प्लस 11 यूनिट वेक्टर के। ओके, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, देयरफॉर इसके सामने लिख दो पोजीशन वेक्टर ये क्रॉस पोजीशन वेक्टर बी, तो पोजीशन वेक्टर ये क्रॉस पोजीशन वेक्टर बी। ओके, जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर थे तो इनकी वैल्यू हो गई -3i प्लस 5j प्लस 11j। तो जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है वहां से डायरेक्शन रेशो निकाल दो, हमें डायरेक्शन रेशो, अब यहां से हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, बताया था ना कि जो वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वहां से डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, अगर डायरेक्शन रेशो है तो वहां से पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। अब यहां से देयरफॉर डायरेक्शन रेशोज निकाल दो यहां से -3 5 11। ओके, तो इसी टाइप का एक आपको होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूं, प्रॉब्लम ऐसा ही रहेगा, whose direction ratios are 1 3 2 and -1 1 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइड, स्पेलिंग कंप्लीट लिख दो बराबर, पैरालेलोपाइड की, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइड spanned by diagonal of three faces of cube, three faces of cube। जो क्यूब रहता है वही उसी क्यूब की डायग्राम यानी पैरालेलोपाइड की डायग्राम, दोनों की डायग्राम एक ही रहती है। तो यहाँ पे पहले क्यूब की यानी पैरालेलोपाइड की डायग्राम निकालना पड़ेगा। क्या बताया मैंने, क्यूब जिस टाइप क्यूब रहता है वही पैरालेलोपाइड का रहता है। तो सबसे पहले क्यूब यानी पैरालेलोपाइड की डायग्राम हम निकाल देते हैं। तो देखो डायग्राम कैसा निकालना है,
पहले एक पैरेललोग्राम निकाल दो। ओके, उसके अंदर और एक पैरेललोग्राम निकाल दो। ओके, अब इनको ज्वाइन कर दो, डैश डैश लाइन से ज्वाइन करना, यहां से डैश डैश, यहां से डैश डैश डैश, यहां से डैश डैश और यहां से डैश डैश, ऐसा ज्वाइन कर दो। ओके, अब ये वाला प्रॉब्लम 3D में है, तो पहले यहाँ अब ये क्यूब निकालने के बाद हम 3D भी निकाल देते हैं। 3D निकालने के लिए 3 एक्सिस निकालना पड़ेगा, तो ये जो है इसको एक्सटेंड कर दो, ऐसा इसको एक्सटेंड कर दो एक्स एक्सिस की। फिर अलग दूसरा निकालना, डायग्राम नहीं जल्दी, ऐसा ये ऐसा एक्सटेंड करना पड़ेगा और इसको ऐसा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ओके। ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे जेड एक्सिस। LMN डायग्राम बराबर नहीं है, डायग्राम बराबर नहीं हो गई। नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं वाला प्रॉब्लम।